बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको शिफ्ट इन डिमांड समझाया, उसके फैक्टर समझाए और मैंने इंक्रीज इन डिमांड को डिस्कस किया आपके साथ कि जब डिमांड में इंक्रीज कैसे आएगा। तो मैंने कहा था ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, increase in prices of substitutes, decrease in prices of complements, favorable taste, fashion and weather condition, increase in population, future expectation about prices, price to be increased, your prices are to be increased in future, favorable credit terms, legislation enforces purchase of a particular product. तो ये तमाम फैक्टर्स वो थे। The demand curve shifts upwards away from the origin, outwards to the right, rightwards, representing what? Increase in demand. That is what? Increase in quantity demanded without change in price, or at the same price level or at the prevailing price level. तो प्राइस चेंज हुए बगैर डिमांड में तब्दीली आएगी, और जब डिमांड में तब्दीली आएगी तो डिमांड कर्व अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा, और फिर अदर फैक्टर्स से पहला वाला पॉइंट और अदर फैक्टर्स के बाद वाला पॉइंट चेंज होने के बाद वाला पॉइंट दोनों सेम डिमांड कर्व पे नहीं होंगे, बल्कि अगला पॉइंट होगा नए डिमांड कर्व पर। तो इस चीज को बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। इसका अपोजिट केस आपको लिखने के लिए कहा था, अगर आप अपना आंसर वेरीफाई कर लें कोई, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, और जिसने नहीं लिखा तो फिर वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखकर अपने पास लिख लें। ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स सच एज डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, decrease in prices of substitutes, increase in prices of complements, unfavorable taste, fashion and weather condition, decrease in population, future expectation about prices to be decreased, unfavorable credit terms, legislation enforces a ban on a purchase of a particular product. The demand curve shifts downwards to the left, inwards or backwards towards the origin, representing decrease in demand. That is, decrease in quantity demanded at the same price level, at the prevailing price level. That is, decrease in quantity demanded without change in price. हाँ जी, यही है, लिखा है सब लोगों ने, लिखा है सब लोगों ने, जवाब दें। गुड, चलें। अब क्या करना बेटा, अब पेपर में बड़ा एक सवाल आता है, बहुत दफा आ चुका है, और वो सवाल पूछता है यार ये जो शिफ्ट इन डिमांड है, ये जो चेंज इन डिमांड है और ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इन दोनों का जरा फर्क कर दो। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस लिखना है। तो आइए हम एस्टेब्लिश करते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस। अपने पेज को दो हिस्सों में ब्रेक कर दीजिए, दो पोर्शन बना लीजिए। एक तरफ लगाइए हेडिंग किसकी, डिमांड की, और एक तरफ लगाइए हेडिंग किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी। तो व्हाट इज डिमांड? पॉइंट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं कवर।
वो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं। आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा अगर कोई पॉइंट आपके जहन में आता है। अच्छा, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा ज़्यादा, तो मैंने सुनने शुरू तो कर दिया, लेकिन फिर भी आप पॉइंट सोचें कि हाउ टू डिफरेंशिएट डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, एग्जामिनर इस बात को कैसे पूछता है? एग्जामिनर पूछता है जनाब कि डिफरेंस बताओ किसका, चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होने में और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज होने में क्या फर्क है। मतलब ये इस तरह भी सवाल एग्जाम में आता है और आ चुका है बहुत दफा। तो डिमांड चेंज होने में और क्वांटिटी डिमांड चेंज होने में क्या फर्क है। तो इंशाल्लाह जो अब तक डिस्कशन हुआ उसमें कोई बात अगर रह गई होगी, कमी कोताही कोई रह गई होगी, तो वो इस टॉपिक को कवर करने के बाद पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर वो पूरी नहीं होती, इसका मतलब है कि कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो उसको कवर करना फिर जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है जी। डिमांड क्या है? डिमांड, व्हेन अ कंज्यूमर expresses his preference of quantities for which he is willing and able to pay at different given price levels in a given period of time, ठीक है जी। नाउ उसके बाद नंबर 1, इसका अपोजिट जो हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, डिफरेंस। व्हेन अ कंज्यूमर expresses his individual preference of quantity for which he is willing and able to pay at given price, in a given period of time।
ठीक है, पहला पॉइंट आपके सामने है। डिमांड क्या है? डिमांड मुख्तलिफ प्राइसेस पर मुख्तलिफ क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्रेस करने का नाम। डिमांड में कोई एक क्वांटिटी डिमांडेड नहीं होगी, बल्कि एक वक्त में मुख्तलिफ प्राइसेस पर मुख्तलिफ क्वांटिटी डिमांडेड देखने को मिलेंगी। तो व्हेन अ कंज्यूमर एक्सप्रेसेस प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, जब आप लफ्ज डिमांड बोलेंगे तो उसमें कोई एक क्वांटिटी नहीं होगी, बल्कि मुख्तलिफ क्वांटिटी डिमांडेड होंगी। When a consumer expresses his preference of quantities for which he is willing and able to pay at different given price, मतलब मल्टीपल प्राइसेस पर किस प्राइस पर मैं कितना खरीदने के लिए विलिंग और एबल हूं, किस प्राइस पर मैं कितना खरीदने के लिए विलिंग और एबल हूं, इस चीज को एक साथ एक्सप्रेस करने का नाम क्या है? डिमांड है। समझ में आती है बात? लेकिन उसी डिमांड में किसी भी सिंगल प्राइस पर सिंगल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का नाम क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ रहे मेरी? नहीं समझ रहे तो मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं। देखिए, डिमांड शेड्यूल पता हो, याद होगा आपको शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल बनाया था ना हमने। डिमांड शेड्यूल कैसे बना था? प्राइस रखी थी, क्या रखी थी? क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस थी 50 रुपए, फिर 40 रुपए, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। ऐसा ही था। क्वांटिटी डिमांड 3, 6, 9, 12, 15, याद है? तो अब मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, देखिए। ये पूरा शेड्यूल मिलकर डिमांड है, ये पूरा शेड्यूल मिलकर डिमांड है। लेकिन इस शेड्यूल का जो हर सिंगल एलिमेंट है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? मतलब ये जब मैं लाइंस लगा रहा हूं ग्रीन, ये इस पूरे शेड्यूल में हर एक सिंगल कंपोनेंट को एक्सप्रेस कर रही है। तो मतलब मल्टीपल प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्रेस करने का नाम क्या है? डिमांड है। तो एक वक्त में आप मुकम्मल शेड्यूल एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कितनी प्राइस पर आप क्या खरीदने के लिए विलिंग और एबल हैं। डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड मौजूद है, लेकिन जब आप किसी सिंगल क्वांटिटी की बात करेंगे कि मैं 50 रुपए पर कितना खरीदने के लिए विलिंग हूं, तो आप ये नहीं बोलेंगे 50 रुपए पर डिमांड कितनी है, आप बोलेंगे 50 रुपए पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है। डिमांड एक मुकम्मल प्रेफरेंस का नाम है जिसमें आप प्राइस चेंज को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में आप किसी एक प्राइस को एक्सप्रेस करके उस पर क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, और उसमें आप प्राइस चेंज जब होगा जब आप प्राइस की रेंज रखेंगे। आप 50 से 10 तक आएंगे तो प्राइस चेंज होती हुई दिखाई देगी, आप 10 से 50 तक जाएंगे तो आपको प्राइस चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड मौजूद है जी, बिल्कुल। एक से ज्यादा प्राइसेस पर मुख्तलिफ क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्रेस करने का नाम क्या है? डिमांड है। लेकिन जब आप किसी भी सिंगल प्राइस पर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे जिसके लिए आप विलिंग और एबल होंगे, तो फिर आप उसके लिए लफ्ज डिमांड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या ये बात सबको समझ में आती है? जवाब दे सब लोग बेटा। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ लें सब लोग। क्या लिखा हुआ है? When a consumer expresses his preference of quantities, जब कंज्यूमर अपनी क्वांटिटीज की तरजीहात बयान करते हैं, फॉर विच ही इज विलिंग एंड एबल टू पे एट डिफरेंट गिवन प्राइस लेवल, कि वो किस प्राइस पर क्या खरीदने के लिए विलिंग और एबल है।
व्हेन अ कंज्यूमर एक्सप्रेसेस हिज इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटी, जब कंज्यूमर कोई एक क्वांटिटी एक्सप्रेस करे किसी एक प्राइस पर, तो किसी एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना किसी एक प्राइस पर क्या कहलाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? डिमांड चेंज होने का मतलब क्या है? डिमांड चेंज होने का मतलब ये होगा उन्हीं तमाम प्राइसेस के ऊपर अब आप पहले से ज्यादा या पहले से कम कुछ डिमांड कर रहे हैं। डिमांड चेंज होने का मतलब क्या है? डिमांड कर्व का शिफ्ट हो जाना। और क्वांटिटी डिमांड चेंज होने का मतलब डिमांड कर्व का शिफ्ट होना नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड चेंज होने का मतलब ये कि हो सकता है डिमांड कर्व तो वही वही हो, उस सेम डिमांड कर्व के आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर जाए? स्विच कर जाए। तो ये पहला मैंने पॉइंट रखा। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट और की पॉइंट होगा। वो क्या है? चेंज इन डिमांड is due to what? Change in other factors। डिमांड में चेंज आता है अदर फैक्टर्स की वजह से, सच एज कंज्यूमर्स इनकम, prices of substitutes, prices of complements, taste, fashion and weather conditions। और नंबर 5 व्हाट? पॉपुलेशन। अब मैं सारे फैक्टर नहीं लिख रहा, मेन 5 फैक्टर लिख दिए मैंने यहाँ पर। मतलब जितने भी अदर फैक्टर्स हैं हम जानते हैं, उनकी वजह से डिमांड में क्या आएगा? शिफ्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। और नंबर 2 यहाँ पर क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is normally due to change in price। क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है वो नॉर्मली किसकी वजह से आता है? प्राइस की वजह से आता है। ठीक है। ये अब आपके सामने 2 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। तो एक पॉइंट आ गया, उसने डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फर्क किया। दूसरा पॉइंट आ गया कि डिमांड चेंज होने का मतलब क्या है? डिमांड चेंज क्यों होती है? डिमांड चेंज होती है अदर फैक्टर की वजह से। और आमतौर पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। उस क्वांटिटी डिमांड के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, जो मूवमेंट अलोंग द कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो चेंज इन अदर फैक्टर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड बोलते हैं। और शिफ्ट इन डिमांड को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। ऐसा है। अभी तमाम बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। बोलिए सब लोग बेटा, बताइए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए सब लोग। ओके ठीक है। नाउ 2 पॉइंट्स आपके सामने आ गए दोनों तरफ। अब चेंज इन डिमांड का मीनिंग एक्सप्रेस कर दें।
graphically change in demand is called shift in demand. ग्राफिकली जो चेंज इन डिमांड है वो क्या कहलाएगा? शिफ्ट इन डिमांड कहलाएगा. यहां पे लिखा ग्राफिकली change in quantity demanded due to change in price is movement along the same demand curve. ठीक है जी. तो मतलब क्या है, ग्राफिकली जो डिमांड का चेंज है वो शिफ्ट इन डिमांड कहलाता है, और ग्राफिकली जो क्वांटिटी डिमांड का चेंज है प्राइस की वजह से वो क्या कहलाता है? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. साथ साथ क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर ग्राफ के जरिए इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि दोनों पॉइंट्स कन्वे हो जाएं, पहुंच जाएं. यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक डायग्राम बना लिया छोटा सा, जिसमें इस फर्क को हमने वाजे करना चाहा. एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है. एक्स एक्सेस पे आप जानते हैं आप क्या प्लॉट कर रहे हैं. क्वांटिटी डिमांडेड. वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हैं? प्राइस. बिल्कुल ऐसे ही. क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस. अच्छा, अब क्या था जनाब? अगर मैं डिमांड कर्व को स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो डिमांड कर्व भी अपवर्ड शिफ्ट हो गया, या डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया. ठीक है जी. d1 of x, d2 of x, d3 of x. अब इस पे क्या करते हैं आप? एक प्राइस रख दें. वो प्राइस ये क्लियर शो कर देगी बेटा कि प्राइस कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट प्राइस पर क्या हो रहा है?
तो जब डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन बगैर प्राइस के इंक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो, अच्छा एक्सेस वाली बात समझाई नहीं, अच्छा आज समझा देते हैं। ओके गुड, अच्छा याद दिलाया आप, अभी समझा देते हैं। ठीक है जी, तो ये डिमांड कर बना दिया हमने। अब इसमें अगर हम प्राइस को प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये प्राइस है और अगर ये क्वांटिटी डिमांडेड है, और उसके बाद अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, इजाफा होता है। प्राइस वन, क्वांटिटी वन, प्राइस टू, क्वांटिटी टू। तो हुआ क्या, आप सेम डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर गए, लेकिन ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट मुख्तलिफ डिमांड कर्व पर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना या बी से ए पे मूव करना, ये कहलाएगा मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। ठीक है, ये कहलाएगा मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, यस और नो। तो हमने क्या बोला, ग्राफिकली चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। जो चेंज इन डिमांड है वो शिफ्ट इन डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कर्व अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। और जो क्वांटिटी डिमांड का चेंज है प्राइस की वजह से, उससे डिमांड कर्व अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, बल्कि उसी सेम डिमांड कर्व के आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो। तो जब आप सेम डिमांड कर्व के बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो तो इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अच्छा जी, अब हम्माद ने एक सवाल किया है, जो सवाल मैंने भी किया था क्लास में, वो क्या था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। बताइए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। प्राइस इंडिपेंडेंट है, क्वांटिटी डिपेंडेंट है। तो सर अगर प्राइस इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी डिपेंडेंट है, तो आमतौर पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है। सर आपने क्वांटिटी डिमांडेड को, आपको चाहिए था, आप क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ प्लॉट करते, वाई एक्सिस पर, और प्राइस को कहाँ प्लॉट करते, एक्स एक्सिस पर। ऐसा ऐसे ही होना चाहिए था ना। अगर अगर प्राइस इंडिपेंडेंट है तो प्राइस को एक्स एक्सिस पे आना चाहिए था और क्वांटिटी डिमांडेड को वाई एक्सिस पे आना चाहिए था। जवाब दें, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर प्राइस इंडिपेंडेंट है तो प्राइस को एक्स एक्सिस पे आना चाहिए था, और क्वांटिटी डिमांडेड अगर डिपेंडेंट है तो उसको वाई एक्सिस पे आना चाहिए था। लेकिन हमने क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पर और प्राइस को प्लॉट किया है वाई एक्सिस पर। क्यों? तो पहली बात ये कि नॉर्मली एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली, बट एबनॉर्मली एक्स कैन बी डिपेंडेंट, वाई कैन बी इंडिपेंडेंट। आप याद करें, रिकॉल करें, आपने लाइन वाई ऑन एक्स भी सीखी है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स भी सीखा है, और आपने लाइन एक्स ऑन वाई भी सीखी है। याद है कि नहीं याद? तो y डिपेंड्स ऑन x एंड x डिपेंड्स ऑन y, दोनों बातें सीखी है नहीं सीखी आपने? तो जब x डिपेंड्स ऑन y है तो इसका मतलब क्या था, x डिपेंडेंट था और y इंडिपेंडेंट था, मतलब x पर डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट किया जा सकता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है कि x पर हम क्या करते हैं,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट प्लॉट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात सर, यहाँ पर क्या ऐसा जरूरत पड़ गई कि हमने एक्स पर डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट कर दिया और वाई पर इंडिपेंडेंट, तो फिर जरूरत क्यों, ऐसे यहाँ जरूरत क्यों पड़ी, ये अब जवाब है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसके अंदर। देखो बेटा, राइज और फॉल फॉल दिखाना कहाँ आसान है, वाई एक्सेस पर या एक्स एक्सेस पर? राइज और फॉल, स्लोप में राइज और रन आता है ना बेटा, राइज और फॉल कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर। राइज और फॉल दिखाना कहाँ आसान है, वाई एक्सेस पर। तो प्राइस में क्या आ रहा है, राइज और फॉल। तो क्योंकि प्राइस में राइज और फॉल आ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कहाँ डिपिक्ट हो सकता है, वाई एक्सेस पर। और क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो कहाँ दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो राइज और फॉल दिखाने के लिए हमने क्या किया, वाई एक्सेस को चूज किया ताकि हम प्राइस को प्लॉट करें वाई एक्सेस पर, ताकि प्राइस का राइज और फॉल दिख सके। क्योंकि राइज और फॉल आसानी से दिखेगा कहां पर, वाई एक्सेस पर। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा हम, ठीक है जी ना। तो अब इसके बाद, अच्छा ये हो गया। तो हम वापस आते हैं, ग्राफिकली चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। और ग्राफिकली change in quantity demanded due to change in price is movement along the same demand curve. Number 3, number 4, the demand curve either shifts upward to the right or shifts inwards to the left. Representing increase or decrease in demand respectively. यहाँ का चौथा पॉइंट ये क्या है, demand curve either extends to the right or contracts to the left. Representing
इंक्रीज और decrease in quantity demanded respectively। ठीक है जी। तो जब डिमांड कर्व में आप ए से बी पे मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड कर्व एक्सटेंड हो गया। और जब आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो डिमांड कर्व क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब मूवमेंट अलोंग द कर्व है वो ग्राफिकली एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। जब डिमांड कर्व एक्सटेंड होगा तो मतलब क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हुआ है। और जब डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बी से ए की तरफ आएगा तो डिमांड कर्व सिमट जाएगा। ए से बी की तरफ जाएगा तो फैल जाएगा, बी से ए की तरफ आएगा तो सिमट जाएगा। ठीक है जी। तो इसका नाम रखा गया एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंशन और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो आपके सामने है, ये डिफरेंस है। कोई और पॉइंट आपके जहन में आता है बेटा डिफरेंस का, जवाब दीजिए। कोई आपको डिफरेंस जहन में आ रहा है? 4 पॉइंट्स तो मैंने कर दिए डिफरेंस। बता दीजिए बेटा आप सब लोग, कोई पॉइंट जो आप लोगों के जहन में हो बोलिए, सोचिए, दिमाग चलाइए। चलिए जी, लास्ट पॉइंट में लेकर आऊं। वो पॉइंट क्या है, when there is change in demand when there is change in demand there is also change in quantity demanded। जब डिमांड शिफ्ट होगा तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा। when there is change in quantity demanded due to change in price, there is no change in demand। ठीक है जी। when there is change in quantity demanded due to change in price, there is no change in demand। अब दोनों पॉइंट का फर्क समझ में आया आप लोगों को? अगर आपको ये 5वां पॉइंट समझ में आ गया तो समझ लें आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। और अगर आपको 5वां पॉइंट समझ नहीं आया तो इसका मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आया। बोलिए। when there is change in demand, जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होने की बिना पर क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो रही है। when there is change in demand, there is also change in quantity demanded at the same price। but when there is change in quantity demanded, जो कि लॉ ऑफ डिमांड है, due to change in price movement along the curve, there is no change in demand। डिमांड कर्व तो वही का वही है ना, आप तो सेम डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हो। जब क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है तो आप पॉइंट ए से बी पे जा रहे हो, बी से ए पर आ रहे हो, लेकिन आपका डिमांड कर्व, आपकी पटरी जो है वो तो वो वही की वही है, ट्रेन तो उसी पटरी पे चल रही है।
ट्रेन ने अपनी पटरी चेंज कहाँ की है? क्या ख्याल है? जो ट्रेन अगर सेम पटरी पे चल रही है, ए से बी पर मूव कर रहे हो, बी से ए पे मूव कर रहे हो, तो डिमांड तो वही है, डिमांड कर्व तो वहीं का वहीं मौजूद है। डिमांड कर्व ने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की, तो ए से बी पे मूव करना, बी से ए पे मूव करना मूवमेंट अलोंग द कर्व कहलाता है। और अगर आप ए से बी पे मूव करते हो तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा? इजाफा होगा। इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है। और अगर आप बी से ए पे मूव करते हो प्राइसेस बढ़ने की वजह से, तो क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी। इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। जवाब दीजिए। तो ये डिफरेंस देखें, लिखना सीखना पड़ेगा हमें, राइटिंग स्किल्स हमें बनानी पड़ेंगी। अभी मैं क्यों लिख रहा हूं आपके लिए बेटा? आपको लिखना आ जाए, अभी आप बिगनर है। हम ये टॉपिक्स जो हैं वो डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको भी लिखना भी तो सीखना है साथ साथ। बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए, ऑब्वियसली इको के पास पेपर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल लाजमी करने चाहिए। पास पेपर किए बगैर तो हमें आइडिया नहीं होगा ना आई कैप की साइकोलॉजी क्या है। जो बच्चे बगैर पास पेपर सॉल्व किए जाते हैं उनको नुकसान ही होता है इस चीज में, ठीक है। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। हाँ भाई, हाँ जो हो सके वो आप कर दे, क्योंकि पास पेपर में टॉपिक मिक्स हो जाते हैं ना। मिक्स का मतलब क्या है? एक दो टॉपिक मिक्स होकर आ गए, तो फिर वो आंसर ड्राफ्ट करने के लिए हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए होती। तो जो आंसर आपसे जितना ड्राफ्ट हो सके उतना करें। उसमें अगर कोई कमी कोताही हो, सजेस्टेड आंसर में ज्यादा लिखा हुआ हो, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा लिखने के लिए काबिल आप जब होंगे जब आप चीजों को कवर कर लेंगे मुकम्मल तौर पर। ठीक है जनाब, कोई सवाल तो नहीं आपका इस पर मजीद? बताइए। अच्छा, अब एक बात सुन लीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ना लॉ ऑफ डिमांड की, इसमें गलती क्या है? आप मुझे गलती बताइएगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत लगे आपको, आप मुझे गलती निकाल के बताइएगा। क्या कह रहे हो बेटा अमान? सांस लेने दे बस। तो यार सांस तो मुझे लेना है, तुम क्या कर रहे हो? लॉ ऑफ डिमांड, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने दे। ओके स्क्रीनशॉट लेने दे, मैं समझा सांस तो लेने दे। ओके जी स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो यार। अब ये तुम्हारी लैंग्वेजेस हम क्या करें यार? हम पुराने लोग, तुम नए लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट कहाँ से लोगे बेटा? पिछले पेज से चाहिए या इस पेज का चाहिए सर? स्टार्ट से चाहिए तो आखिर में ले लेना ना, एक मिनट जरा रुक जाओ ना, लास्ट में ले लेना जाते वक्त। अच्छा अब सुनो, मैं लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट दे रहा हूँ, गलती पकड़ के बताइएगा गलती क्या है और गलती क्यों है। other things remaining constant, when the price of good X rises demand decreases, when the price of good X falls demand increases। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? और अगर गलत है तो क्यों गलत है? कोई जल्दी बताइए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है? क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, क्यों आएगा? गलती बताइए। जब आप बोलते हैं other things remaining constant, when the price of good X rises demand decreases, and when the price of good X falls demand increases, तो इसमें क्या खराबी है? इसमें क्या गलती है? उस बुनियादी गलती को पकड़ के बताइए आप लोग। प्राइस गलती नहीं है। देखो गलती पकड़ने के लिए मतलब निकालना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है उसका मतलब क्या बनेगा। जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसके हिसाब से मतलब ये बनेगा, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड डिक्रीजेस का मतलब ये होगा। और जब प्राइस
कम होती है तो डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट देकर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करता है, हालांकि शिफ्ट इन डिमांड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पर या अदर फैक्टर्स पर। तो अगर आपने इंक्रीज इन डिमांड बोल दिया और डिक्रीज इन डिमांड बोल दिया तो इकोनॉमिक्स जो इसका मायना लेगा वो मायना क्या लेगा, शिफ्ट इन डिमांड लेगा। तो क्या बताइए आप, प्राइस की वजह से शिफ्ट इन डिमांड होता है या प्राइस की वजह से मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है? तो क्या आप लोग लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस करते वक्त शिफ्ट इन डिमांड बता रहे होते हैं या मूवमेंट अलोंग द कर्व बता रहे होते हैं? जब हम लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात कर रहे हैं या शिफ्ट की बात कर रहे हैं? हम मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात कर रहे हैं, जो किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से आएगा। लॉ ऑफ डिमांड में हम शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस करते वक्त हमने अदर फैक्टर्स क्या माने, कांस्टेंट माने। तो जब अदर फैक्टर्स ही कांस्टेंट हैं तो डिमांड कर्व क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब उसी डिमांड कर्व पर या तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी या क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यस और नो? तो समझ में आया स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? तो पेपर में बहुत ख्याल रखना है कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने गलती कर दी, मेरी स्टेटमेंट का मायना बदल जाएगा, मायना बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, मामला बदल जाएंगे। तो बच्चा समझता है मैं लिख कर आया हूं, मैं सही लिख कर आया हूं, लेकिन वो जो डिलीवर करके आता है वो कुछ और मतलब दे रहा होता है। जब वो कुछ और मतलब दे रहा होता है तो मतलब रिजल्ट भी कुछ और आ रहा होता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, अब मैं स्टेटमेंट दोबारा दोहराता हूं, आप बताइए स्टेटमेंट करेक्ट है? Other things remaining constant, when the price of good X rises, its quantity demanded decreases. And when the price of good X falls, its quantity demanded increases. सही है स्टेटमेंट? जवाब दें, स्टेटमेंट सही है? क्योंकि मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात हो रही है ना, और मैंने प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप इनवर्स बताया है। डायरेक्ट बताता तो क्या होता, रॉन्ग हो जाती स्टेटमेंट। अच्छा जी। अच्छा, अब तीसरी स्टेटमेंट सुने, बताइए ये करेक्ट है कि नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट सुने, थर्ड स्टेटमेंट सुनिएगा और बताइए ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है? अच्छा जी। Other things remaining constant, when the price of good X rises, demand contracts, and when the price of good X falls, demand extends. When the price of good X rises, demand contracts, and when the price of good X falls, demand extends. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये भी मूवमेंट अलोंग द कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात ही कर रहा है? तो डिमांड एक्सटेंड्स और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स मूवमेंट अलोंग द कर्व, और डिमांड इंक्रीजेस और डिमांड डिक्रीजेस क्या है, शिफ्ट इन डिमांड है। इन दोनों बातों को अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लीजिएगा बेटा। अगर आप पेपर में लिखते हैं डिमांड एक्सटेंड्स, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो पढ़ने वाला मतलब लेगा कि मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात हो रही है। और जब आप पेपर में लिखोगे डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, तो पढ़ने वाला क्या समझेगा कि ये शिफ्ट इन डिमांड की बात कर रहा है। तो अपने अल्फाजों में बहुत एहतियात करने की जरूरत है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ओवरऑल अब डिमांड के कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली क्लास के अंदर सप्लाई शुरू करूं। लास्ट स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, डिमांड एक्सटेंड्स, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। कीमतें कम होने से डिमांड एक्सटेंड होती है, कीमतें बढ़ने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? कीमतें कम होने से डिमांड एक्सटेंड करेगी, कीमतें बढ़ने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। करेक्ट है ये स्टेटमेंट? सही है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप डिमांड के हवाले से जितनी भी बातें थी मैंने आपसे मुकम्मल कर ली। तो अगली क्लास में मैंने बात करनी है सप्लाई के ऊपर। तो सप्लाई को आप जरा स्टडी करें, पढ़ के देखिए स्टडी टेक्स्ट।
पढ़ेंगे। फिर सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम आएगा, गाड़ी अब आगे चलना शुरू होगी स्पीड में, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मई का महीना आपके लिए बड़ा क्रिटिकल है। उसके बाद जून में आपको अपने जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी भी टेंशन लग जाएगी आपको। तो इस मंथ में आप थोड़ी स्पीड पकड़े और जितना ज्यादा काम हो सकता है उसको निपटाएं। वैसे तो मेरा माइंड सेट है कि 15 जून तक, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट 29 जून या उसके भी बाद होगी, तो उस हिसाब से हमें शेड्यूल डिसाइड करना होगा इस चीजों का, ठीक है बेटा। ओके, फर्दर बातें होती रहेंगी, इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।